सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी गहमा गहमी अब तेज़ होती नज़र आ रही है कि एक जानिब इलेक्शन के हवाले से इब्तदाई कुछ तारीखें दे दी गई हैं जिसमें हल्का बंदियों के हवाले से, उसकी उज़रदारियों के हवाले से। दूसरा जो अहम मामला है वो है इस वक्त सियासी जमातों की हलचल, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के इस्तकबाल की डेट देने, तैयारियाँ करने और टास्क देने के हवाले से अब पेश नज़र आ रही है। बाकी जमातें भी अपना इंतखाबी मामलात में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि जब डेट अनाउंस होगी तो इलेक्शन का बिगल तब ही बचता है और वही अगले 50-56 दिन जो हैं वो इलेक्शन के गिने जाते हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की वापसी को ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इलेक्शन जो है वो फाइनल ही हैं और जनवरी में आखिर में इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। लेकिन इलेक्शन के साथ साथ इस वक्त सियासी जमातों के इत्तेहाद बनने, टूटने, एक दूसरे पर तनकीद और अगले लाया अमल के हवाले से चीज़ें बड़ी अहम है। अगर हम पंजाब की बात करें, जो सबसे बड़ा इस वक्त इलेक्शन का बैटल फील्ड होगा, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून बड़ी जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बची कुची है वो भी इलेक्शन में होगी, तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बना दी गई है, मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी पूरी ताकत और अपना पूरा जोर लगा रही है कि अगले आने वाले इलेक्शन में। लेकिन क्या अकेले इलेक्शन होगा, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन होगा, किसके खिलाफ इलेक्शन होगा, यही सबसे बड़ी खबरें और सबसे बड़ा मामला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी, सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया फ़याज़ साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फ़याज़ साहब आपसे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 दिन पहले जहांगीर तरीन साहब जो है उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और बहुत सारी बातें वो करें कि बहुत सी चीज़ें थी जो करना थी आपकी साबिका जमात में, कर नहीं पाए, अब वो की जाएंगी। एक तरफ नून लीग है, बाकी जमातें हैं, आप किसी इत्तेहाद की सूरत में वो गोल अचीव करना चाहते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, या सोलो फ्लाइट पे ही इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सोच रही है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहांगीर तरीन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पिछली हुकूमत में जो हम करना चाहते थे उसमें 50 लाख घर थे, 1 करोड़ नौकरियां थी, उसके अलावा जनाब आपके सैकड़ों हज़ारों डैम थे और हर किस्म की इनकलाबी तब्दीलियां थी पुलिस के अंदर, पटवार सिस्टम के अंदर, पाकिस्तान की बाकी अफसरशाही के अंदर, गरीब आवाम को महंगाई के चुंगल से बचाने के लिए वादे वही थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। ना 50 लाख घर बने, ना 1 करोड़ नौकरियाँ मिली, ना जनाब गरीब का चूल्हा जनाब चलना आसान हुआ। बल्कि मुझे याद पड़ता है 19, 20 और 21 में जो महंगाई का तूफान बदतमीजी आया, तो बीइंग अ मिनिस्टर और बीइंग अ पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव हम तो लोगों के सामने नहीं जा सकते थे। हम तो जनाब गली मोहल्ले में प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर सकते थे। लोग जिस अंदाज से गिले शिकवे और एतराज़ात किया करते थे और उनकी जो एप्रीहेंशन और रिजर्वेशन हुआ करती थी, तो वाकई वो चीज़ें नहीं हो सकती। और इंशाल्लाह अब हमने एक मैनिफेस्टो दिया है, एक एजेंडा दिया है, उसके तहत इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि गरीब आवाम को फैसिलिटेट करें। जो मंशूर हमने दिया 300 यूनिट बिजली के सार्फिन को फ्री बिजली देना, मोटरसाइकिल सवार को हाफ प्राइस पे पेट्रोल देना, 12 एकड़ के काश्तकारों को फ्री बिजली और डीजल की फराहमी करना, और इसी तरीके से और बहुत से इश्यूज हैं कि जिनको हम एहसास प्रोग्राम में जो अरबों रुपए लगाए जाते हैं और आम आवाम को एक भिखारी बना दिया जाता है, एक खैराती और ज़काती बना दिया जाता है, उधर से निकाल के हम उनको एक बाइज्जत तरीके से उनके जो असल इश्यूज हैं जिसकी वजह से उनको गुर्बत, महंगाई, फाके का सामना करना पड़ता है, उससे बचाएंगे इंशाल्लाह। सही। लगारी साहब, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां और बहुत कुछ था, और अब भी जो चौहान साहब फरमा रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, ये इलेक्शन से पहले इस किस्म के बड़े वादे होते हैं। इलेक्शन गुजरता है, लोग कहते हैं इलेक्शन में एक शराब होता है जिसके पीछे आवाम भागती है, ख़त्म हुई, हुकूमत बनी और उसके बाद वो शराब ही फिर शराब होता है, शराब की हकीकत तो फिर कुछ नहीं होती। तो ये नारे, वादे, वही तो आप तो 70 से सुन रहे होंगे, हम भी 86, 88 के इलेक्शनों से तो सुन रहे हैं। क्या ये ज़रूरी होते हैं इस किस्म की चीज़ें? असल बात यह है कि इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है।
सबसे पहला ये है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई सलामती को यकीनी बनाया जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है हमेशा के लिए, और हमें इसके ऊपर ज़्यादा ये तवज्जो रखनी चाहिए कि हम ऐसे हालात में घिर गए हैं कि जो हमारे लिए बहुत परेशान कुन है। और हम एक तो इस्टेब्लिश दुश्मन आपके एक तरफ है, लेकिन छुपे हुए बहुत से दुश्मन हैं जो घर के अंदर भी हैं और घर के बाहर भी हैं। जी हाँ। उनसे भी आपको बाखबर भी रहना है और उससे अपने मुल्क को बचाना भी है। दूसरा है कि सियासत के अंदर वो एक ऐसा मयार लाया जाए जिससे ये समझे कि एहसास मौजूद है कि मुल्क किन हालात से गुज़र रहा है। कम से कम एक ऐसी सूरत हाल हो। हमारे पास इस वक्त मईशत की हालत बहुत बुरी है और अब उसके चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरह से हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसको हम समझ रहे थे वो इतनी गहरी हो गई है कि हम उसमें डूब रहे हैं। मालूम ये हुआ कि आपके लिए डॉलर की महंगाई का सबब भी वही है, आपकी अजनास की महंगाई का सबब भी वही है, आपकी चीनी की महंगाई का सबब भी वही है कि स्मगलिंग ऐसे हो रही है कि जैसे आपके ही अपने किसी इलाके में जा रही है। इस तरह से खुलेआम चीज़ें जा रही हैं। तो क्या ये तमाम पार्टियां इस बात को यकीनी बनाएंगी कि पाकिस्तान से 1 रुपया एक अनाज का कोई 1 किलो कोई चीज़ नॉन कन्वेंशनल तरीके से नहीं जाएगी? ऐसे नहीं जाएगी कि जनाब जो कानून की अमलदारी है, जो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है, या जो आपके ऊपर ड्यूटी टैक्स लगता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, उसके बगैर यहाँ ट्रकों के ट्रक चल जाते हैं, सैकड़ों ट्रक जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि जनाब ये अफ़गानिस्तान के भाइयों के लिए जा रहे हैं। भाई भाई तो बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, जान वो अच्छा है, लेकिन हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दे ली हैं और हमने बहुत कुछ कर लिया है। इसको ख़त्म करें। जो हुकूमत इसको गारंटी करे अफ़गानिस्तान की हर ज़रूरत पर पूरी करें, लेकिन उसका कानूनी दायरा होना चाहिए ना। ये चोरी छुपे स्मगलिंग करके भेजने का क्या ताल्लुक है? आप डॉलर की कोई इमदाद करना चाहते हैं तो डॉलर कन्वेंशनल तरीके से करें ना, जिस तरह से तरीक़ाकार होता है उस हिसाब से दें। अगर आपके पास हैं तो डॉलर दें। ये क्या हुआ कि कईयों बात की चुरंगी पर या किसी दाऊद चुरंगी पर या सुराब गोट में जो है लोग खड़े हो जाएं और बोरियां भरकर नोट आएँ और उससे डॉलर ख़रीदें और फिर उसके बाद जो है वापस चला जाए डॉलर। वो तो डॉलर आपका वो किस काम का है जो आपके पैसों का यहाँ अफरात-ए-ज़र बनती जा रही है और वो जो है आपका डॉलर जो है बाहर जा रहा है। इसको रोकें। पाकिस्तान के लोगों को ज़्यादा बाख्तियार बनाया जाए। ये क्या हुआ कि सरकारी इदारे ज़मीनें लेकर अपनी काश्तकारी का काम शुरू कर दें? ये काम उनका तो नहीं है। जहाँ चीज़ों को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो सरकार को आप पूरे का पूरा पाकिस्तान दे रहे हैं कि जनाब आएँ इस आप यहाँ पर काश्तकारी शुरू कर देंगे। काश्तकार मर गए इस मुल्क के। पाकिस्तान में ज़राअत एक शोबा है, आप उनको ज़मीनें दें और वो जो सदियों से रह रहे हैं और उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, जो हज़ार साल से वहाँ रहते हैं और उनके पास ज़मीन नहीं है, और ज़मीन आपको अगर पड़ी हुई है, आपने 19-20 लाख एकड़ ज़मीन थल की जो है वो उठाकर दे दी है, चोलिस्तान की दे दी, थर की दे दी। ज़मीनें इस तरह से जा रही हैं। भाई लोगों को, जो लोग वहाँ पर हैं वो करें ना काश्तकारी। इसकी काश्तकारी सरकार क्यों करे? मतलब ज़राअत का महकमा उनकी सपोर्ट करें। अब नई चीज़ें जो हो रही हैं वो उनके साथ हो, मकामी लोगों के साथ, तो चीज़ें जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं फैज़ुल हसन चौहान साहब यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूँगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से आप अच्छा है ये कि उनकी वापसी हो जाए? लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही है, आपके लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड है, उनके लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पीटीआई के लिए तो शायद इस वक्त नज़र भी नहीं आ रही है। तो अगला इलेक्शन जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे नज़र आ रहा है या कुछ और है? पिछला इलेक्शन जो है ना वो किस प्लेइंग फील्ड पे था? अच्छा, लेवल प्लेइंग पे था कि अप्स एंड डाउन प्लेइंग फील्ड थी। मतलब पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब जनाब गिरफ्तार थे, मरीम नवाज साहिबा गिरफ्तार थी और इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकती थी, ना वो कैंपेन कर सकती थी, और खुली ना गलियां होंजड़ सुनिया विच मिर्जा यार नचे के मुतरादिफ पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए खुला मैदान था।
तो उस वक्त भी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला कुछ और थे। अब भी अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहें तो यार हमें तो अब नवाज शरीफ साहब के आने जाने से हमें तो कोई ना फर्क पड़ता है ना हमारी कोई दिलचस्पी है। अच्छा, हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, हमने अपना इलेक्शन लड़ना है, हमने अपना इलेक्शन कंटेस्ट करना है, हमने पाकिस्तान की तामीर, पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का इस्तेहकाम, ये 3 नकाती एजेंडा है। और बुनियादी तौर पर बार बार एक चीज़ दोहराते हैं कि हमने किसी किस्म की कोई टकराव की पॉलिसी नहीं रखनी, ना किसी रियासती इदारे के साथ, ना रियासत के साथ, ना अदालती इदारों के साथ, हत्ता कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हमने कोई इस तरह की कोई तू मैं और रोए तोए वाली सियासत और हर वक्त की छीना छपटी और मारा मारी की सियासत और हर वक्त राइफल बलूकी की सियासत और हर वक्त मैना मानू की सियासत और हर वक्त एक दूसरे की टांगे खींचने की सियासत, ये हमने नहीं कर रही। सही। IPP और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम तो सिंपल परफॉर्मेंस की बुनियाद पे कि पाकिस्तान की ज़राअत को, सनत को, तिजारत को और पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर किया जाए। ये बेहतर होंगी तो जैसा वो नज़ीर लुगारी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के जोग्राफियाई सर्वाइवल के सबसे अहम इशू है, और जोग्राफियाई सर्वाइवल हमेशा मुल्कों और कौमों का उसकी इकॉनमी के ऊपर बेस करता है। इकॉनमी मजबूत होगी तो आपका जोग्राफिया भी कायम और दायम रहता है। इकॉनमी अगर आपकी कमज़ोर हो जाए तो फिर USSR का मिसाल आपके सामने है कि दुनिया जहान के एटम बॉम्ब, दुनिया जहान के मिसाइल टेक्नोलॉजी, दुनिया जहान की आर्मी, फौज, असला, वेपन, ईच एंड एवरीथिंग उनके पास थी, लेकिन उनके हिस्से बखरे हो गए। तो इस वजह से सियासी जमातों को इधर जो है वो तो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इस वक्त लंदन में भी एक इजलास हो रहा है मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत। पाकिस्तान मुस्लिम नून के दीगर रहनुमा भी उसमें मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अखलाक बाजवा। जी अखलाक, आगाह कीजिएगा, क्या फ़ैसले हो रहे हैं लंदन में बैठ कर पाकिस्तान मुस्लिम नून के मियां नवाज शरीफ की वापसी के? जी बिल्कुल मुद्दा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो अमली तौर पर सरगर्म अमल है, और इस हवाले से उनकी वापसी पर जो कानूनी पेचीदगी हैं उनको दूर करने के लिए कानूनी टीम के साथ मुशावरत का अमल जो है वो जारी है। और इस हवाले से पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की जो केसेज और नैब ऑर्डिनेंस रिव्यू पर मुस्लिम लीग नून की लंदन में जो है वो मुशावरत का हाल जारी है। और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के खदशात के पेश नज़र नून लीग कानूनी टीम ने इब्तदाई हिकमतअमली जो है वो तैयार कर ली है, जिसमें नवाज शरीफ की फांसी जमानत लाहौर हाई कोर्ट से लेने पर आईनी और कानूनी पहलुओं पर मुशावरत की गई है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट से जमानत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर और अपील दायर करने का फैसला जो है वो किया गया है। और नवाज शरीफ चौधरी शुगर मिल केस में ऑलरेडी जमानत पर है, जबकि फांसी जमानत के लिए मुतफर्रग दरख्वास्त जो है वो यहाँ पर दायर की जाएगी। और फांसी जमानत से अगले रोज नवाज शरीफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे और कानूनी टीम अदालत को यकीन दिलाएगी और अपील भी इस हवाले से दायर की जाएगी। जबकि नवाज शरीफ को इवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही इख्तियारी करार दिया हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे अखलाक बाजवा। पाकिस्तान मुस्लिम नून हिकमत अमली रही है मियां नवाज शरीफ की वापसी को लेकर के, किस तरह से उनकी वापसी होगी और कैसे वो वापस आएंगे, क्योंकि उनके केसेस के हवाले से भी और एक केस में इश्तहारी करार देने का भी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में क्या होता है। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियां साहब की वापसी, लगारी साहब, उस पर अब बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ऐसा लग रहा था कि शायद उनके लिए मुश्किल है, लेकिन वो तो डटे हुए हैं, कह रहे हैं, नून लीग कह रही है उनकी वापसी होगी, 10 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे। तो रास्ते मियां साहब के लिए सर आसान हो गए हैं, इसका मतलब? देखिए, रास्ते आसान सियासतदान है, उनके लिए होनी चाहिए, लेकिन उनको ऐसे अपने लिए रास्ते में खुद मुश्किलात पैदा नहीं करनी चाहिए। और 2-3 दिन पहले जो बयानिया बनाया गया है वो चीज़ें, अगर आप की कोई इनकलाबी पार्टी है, अगर आप कोई वाकई इतनी बड़ी तंजीम बना ली है कि जो जनरल ग्याप और लीडवान बन गए हैं, अगर आप जिस तरह से अमेरिका के साथ वियतनाम वालों ने जंग की थी, इस तरह की आपको तैयारी है या आपको इनकलाबी तैयारी कर चुके हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह हम भी तैयार हैं आपके लिए, आपके लिए नारे लगाएंगे। अगर ऐसी तैयारी नहीं है तो फिर इतनी लंबी बात नहीं करनी चाहिए जिसके बाद में आपको लेने के देने पड़ जाएँ। ये ज़रूर सोचना चाहिए उन्हें कि आप ये मौका आपके लिए कैसा है और किस तरह से आप तशरीफ़ ला रहे हैं। आपको बहरहाल जेल से निकाल कर इस मुल्क से बाहर भेजा गया और आप गए, और हम भी उस वक्त खुश थे कि चलें भी, आप चले गए हैं। बयानिया भी तो चाहिए ना, वापसी आने के लिए कोई बयानिया भी तो होना चाहिए।
नहीं, अगर बयाना बनाने के लिए इस तरह का बयाना बनाने की कोशिश की तो जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ के लिए बयाना बनाया जा रहा है वो इस बात को कबूल नहीं करेगी। सही। जनरल बाजवा रहेंगे, जनरल हमीद रहेंगे, जनरल फैज़ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपना ये बयान लेकर आएँ कि मैं इनका साफ करूँगा, इनको टांग दूँ, इनका वो करूँगा। वो तो जो इस तरह की बातें करते हैं वो तो क्वार्ट जेल में पड़े हुए हैं। फिर आपने अगर कोई रास्ता इस तरह का चुनना है तो फिर आपकी मर्जी है। सही। आप बाकी चीज़ें ठीक करने के लिए बात करें ना। आपने अगर उस तरफ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है, उस इलाके में जाना है, तो फिर आप उसके लिए वैसी आपकी तैयारी होगी तो हम देख लेंगे। वो ऐसा तो नहीं है कि आप लैंड फिनलैंड से चल रहा है और उसने सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचना है जहां पर 3 लाख वो जो रेड गार्ड हैं वो सलामी देने के लिए और 20 लाख लोग वेलकम करने के लिए मौजूद हैं। वो रास्ते में बीवी से पूछ रहा तुमने खत लिखा था, वो किसी को मिला होगा नहीं मिला होगा, हम तो स्टेशन पर लोगों को ढूंढते रह जाएंगे, कोई मिलेगा ही नहीं। तो अब मियाँ साहब का देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब, हमारे सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे फिर कोर्ट रिपोर्ट के हवाले से बात। इस वक्त गुर्बत की लकीर बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल खासी गंभीर हो चुकी है। पाकिस्तानी 1.25 करोड़ इजाफे से 9.5 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए, यानी गुर्बत मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो इस असना में जब मुश्किलात में मुल्क है तो कैसे इस चीज़ों को ख़त्म किया जाएगा, वो कितना वक्त दरकार होगा, वो डायरेक्शन क्या हो सकती है कि पाकिस्तान में इन चीज़ों से आगे बढ़ा जा सके। हमारे साथ खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब। चंद दिन पहले की रिपोर्ट है आलमी बैंक की आपके सामने है कि बड़ी सिचुएशन ख़राब है कि हर साल हम इसमें इजाफा कर रहे हैं। पहले इस तेज़ी के साथ महंगाई नहीं थी, अब महंगाई भी उस तेज़ी के साथ बढ़ रही है, बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज़राअत के शोबे में देखें, दीगर मामलात हैं, सर्विसेज हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाए, बल्कि हम ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये तो नंबर मज़ीद बढ़ेगा। डायरेक्शन हमारी ठीक नहीं है या कोई और वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात यह है कि जो हमारे कलीदी मसाइल हैं वो अपनी जगह खड़े हैं। कई दिहाइयों से हमने उन कलीदी मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की। पहले तो अपनी जो भी हम गुफ्तगू करें उसको शुरू ही यहाँ से करें, जिसका मतलब है कि हमने अपना ग्रोथ मॉडल ठीक नहीं किया, हमने अपना टैक्स टू जीडीपी रेशो जो 8-9% पे है एफपीआर का उसको नहीं बढ़ाया, हमने अपना इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो यानी कि हम जितना इन्वेस्ट करते हैं ऑफ द टोटल जीडीपी वो बहुत कमज़ोर रखा कंपेयर टू उन ममालिक के जिन्होंने तरक्की की है। चलिए हम और डिटेल में नहीं जाते, इन 3 चीज़ों को ही अगर आप आगे लेकर चलें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुल्क क्यों नहीं बेहतरी की तरफ जा रहा। एनर्जी हमने चूँकि रिलाई किया फॉरेन सोर्सेज पे तो उसकी वजह से इस वक्त एनर्जी का भी एक बोझ बन गया है। सो इन द लॉन्ग रन तो इन 4 मसाइल को हल करना पाकिस्तान को फंडामेंटल मसाइल से निकालेगा, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत बढ़ाएगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को तकवीयत मिलेगी और इन्फ्लेशन भी इसी तरह कम होगी कि सप्लाई साइड बेहतर होगी। ये तो हो गई एक दिस इज हाउ वी हैव टू मूव इन द कमिंग ईयर्स। इन द शॉर्ट रन अगर आप देखें तो थोड़ी सी तो आपको उम्मीद की किरण एक दिखाई देनी चाहिए। वो ये है कि हमने ये रियलाइज़ किया है कि इन्वेस्टमेंट हमें दुनिया से ढूंढनी है और वो इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अभी तक हमने जितनी भी इन्वेस्टमेंट ढूंढी है वो लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में थी। इससे मतलब यही है कि हम रेलवे ट्रैक्स बनाने की कोशिश करते रहे, सड़कें बनाने की कोशिश करते रहे, बस चलाने की कोशिश करते रहे, बिजली घर लगाने की कोशिश करते रहे। अब हम इन्वेस्टमेंट ये ढूंढना चाह रहे हैं एंड दिस इज द राइट वे टू गो कि वो आए और वो पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की भी बढ़ाए और जो इतना बड़ा ज़ख़ीरा है हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स का उसको भी निकाले। इसमें तो कोई 2 आरा नहीं हो सकती, ये हम खुद काम कर नहीं सकते बिकॉज मैकेनाइजेशन की ज़रूरत है, हमें इम्पोर्टेड कैपिटल की ज़रूरत है जो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में हो, जो नो हाउ की फॉर्म में हो। सो आई एम होपिंग कि इस चीज़ को अब इंस्टीट्यूशनलाइज करके, चाहे आप उसको SIFC कहें, कोई भी मैकेनिज्म का नाम दें, आगे लेके चलेंगे। दूसरी बात यह है कि आई थिंक कौम को अब ये भी सोचना है कि अगर तो मांगते हुए ही ज़िंदगी काटनी है तो वो एक तरीका है, वो हम काट रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि रियल एस्टेट पे भी टैक्स लगाएं, रिटेल पे भी टैक्स लगाएं। तीसरा तरीका यह है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी लें पाकिस्तान में। अब ये काम भी आपने करना है। अगर ये काम आप करेंगे तो आपकी IMF से भी जान छूटेगी, टैक्स का पोटेंशियल भी बहुत है।
चौथी बात यह है कि आपको डिसइंसेंटिवाइज करना है। ये पाकिस्तान के चूंकि एक एलीट का बहुत जिक्र होता है, तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। लोग इस तरह समझते हैं कि जैसे दुनिया में एलीट नहीं होते तो हमें बताया जा रहा है कि आपके एलीट बहुत बुरे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमने अपने एलीट को डिसइंसेंटिवाइज किया हुआ है कि वो पैदावारी काम की बजाय जो नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, जिनमें रियल एस्टेट है, जिसमें गोल्ड है, जिसमें सोना है, जिसमें कमोडिटीज को होल्ड करना है, जिसमें स्मगलिंग है, वो ये सारे काम करें। हमें इन्हीं एलीट को री इंसेंटिवाइज करना है कि वो जाके चप्पल बनाएं, वो जाके बिजली की लाइट बनाएं, वो जाके कैमरा बनाएं और वो इसी को दुनिया भर में बेचें। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। इसी से नौकरियां क्रिएट होंगी। इंक्लूसिव ग्रोथ जो होती है ना जी, वो एक ही चीज होती है। लेकिन खान साहब ये भी तो हमारा ये इशू रहा जो आप बात कर रहे हैं कि एलीट जो है या जो जिनको इन्वेस्ट करना चाहिए था प्रोडक्टिविटी में, वो कहीं और चले गए। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि एक फैक्ट्री लगानी हो तो आप जो है वो 10 लोगों के सामने तो मिन्नत समाजत और पता नहीं कहाँ कहाँ पैसों के ज़रिए पहिए लगा कर आते। तो ये भी तो एक बड़ा इशू रहा है, चाहे वो छोटा सा कोई काम कर रहा हो, बड़ा। लोग बैठे हुए आज जो है वो 1 करोड़ का बाहर से सामान मंगवा के तो वो बेचना कदरे आसान समझते हैं, या छोटा मोटा किसी काम करने की बजाय वो कहते हैं यार इन झंझटों में पड़े। तो ये भी तो एक बड़ा मसला है कि लोगों के लिए हमने आसानियाँ पैदा ही नहीं की हैं। तो आज रियल स्टेट कहाँ है, दुनिया में कहाँ है, हम कहाँ हैं? सो आपने एब्सोल्युटली जो बात की है ना, उसमें बहुत वजन है। अब आपने जहां आसानी पैदा की, आप आज एक बोरी में पैसे बंद कीजिए और जाकर कोई प्लॉट खरीद लीजिए, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि पैसे कहाँ से आए। आपका शनाख्ती कार्ड, आपकी एनटीएन नंबर, आपका ज़राए आमदन, आप करते क्या हैं। अगर आप जाकर बैंक अकाउंट खोलेंगे तो आपको ये सब डिफिकल्टीज आएंगी। ये तो मैंने एक आसान सी चीज सामने रखी है ना। कारोबार करेंगे तो बहुत सी एजेंसीज आपको आकर रोज चेक करेंगी। ये बात आपकी बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अब आप यही सोचिए कि इंटरनेशनली फिर लोग कैसे सोचते होंगे। इस चीज को तब्दील करने के लिए तो आपको पाकिस्तान का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर बहुत काम करना चाहिए। यू वांट टू मेक अ मॉडल स्टेट इन दिस, कि पाकिस्तान का जो रेगुलेटरी ओवरबर्डन है, जो पाकिस्तान के रूल्स का ओवरबर्डन है, जो स्टेट का फुटप्रिंट है, इस सब को विड्रॉ करना है, इसमें कोई शक नहीं है। यू वांट रेगुलेशन, you want the right regulation, you don't want an overburdened regulation, and you want markets to flourish, but not free markets only, but well regulated free markets. इसमें तो कोई शक नहीं है। SIFC के थ्रू एक इसका हल ये निकाला गया है कि ये जो क्लॉग्ड आर्टरीज है मेरे दिल की, उसको अब मैं स्टेंटिंग करके तो खोल नहीं सकता, पुश कर नहीं सक रहा फाइल्स उनमें से, तो उसको बाईपास कर दूं। ये बड़ी जबरदस्त मिसाल है इस चीज की। और बाईपास करके मैं फॉरेनर को कहूँ कि ओके वी विल हेल्प यू विद द सिस्टम थ्रू अ 1 विंडो ऑपरेशन, और आप आइए काम कीजिए। बट ये टेम्परेरीली तो ठीक हो सकता है, बट 52 लाख पाकिस्तान के SMEs के पास पहुंचने के लिए तो हमें इससे ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसमें कोई दो आरा नहीं है कि अगले 5 साल में ये काम कीजिए, सो दैट आसानियां पैदा हो। चाहे वो आप बोल का चैनल चलाना चाहते हो, जो भी आप काम करना चाहते हैं, आप फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हो, कॉर्पोरेट फार्मिंग करना चाहते हो, सो दैट इज एब्सोल्युटली द राइट वे। पर फिर उसकी रेगुलेशन प्रॉपर हो और फिर उसकी उसको हम दुनिया में भी शो केस कर सकें कि हमने कोई काम तो ठीक किया है। सही, बिल्कुल ये ज़रूरी है जो आप बात कर रहे हैं। अब इसकी जानिब हुकूमत तवज्जो दे और ख़ासतौर पर अगली आने वाली जो मुंतखब हुकूमत होगी उसको इस डायरेक्शन में। ये जो शॉर्ट टर्म के मामलात हैं हमेशा ये किए जाते हैं, कॉस्मेटिक से एक सर्जरी और उसके बाद दिखाया जाता है ये बेहतरीन हो गया, और उसके असरात हमें अगले 8-10 साल में नज़र आते हैं कि उससे भी भयानक। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, बड़ी उम्दा बात जो है वो की है कि हमें करना दी मामला जो है उसकी जानिब बढ़ना है। एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ कोर्ट रिपोर्ट में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। एहतसाब अदालत में नायब रेफरेंसेस जमा होने का सिलसिला शुरू हो गया है धड़ाधड़। एहतशाम अब लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा था मीडिया पे कि ट्रक भर कर आ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के, वो चीज़ों की अदालतों में, तो क्या वाकई यही सिलसिला चल रहा है? जी मुदस्सर, अगर देखें तो आप अगर वीडियो देखें तो उसमें वो नजर आ रहा होगा कि गाड़ियां बार बार के लाई जा रही हैं एहतसाब अदालत में, और एहतसाब अदालत में नायब रेफरेंसेस जमा होने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत और नायब प्रोसिक्यूटर एहतसाब अदालत में पेश हुए, जबकि जांच पड़ताल के बाद नायब रेफरेंसेस जज मोहम्मद बशीर की अदालत में जमा होना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ, एहतसाब अदालत नंबर 1 में 6 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जांच पड़ताल के बाद जमा करवा दिया गया है। एहतसाब अदालत 2 में 1 रेफरेंस जांच पड़ताल के बाद जमा करवाया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से रेफरेंसेस पर 7 तरीक़ैन को नोटिस भी किए जा रहे हैं।
जबकि आपको मैं बताता चलूँ आज तकरीबन 15 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जो है साहब अदालत में जमा करवाया गया है। इससे कबल जो है 44 रेफरेंस का रिकॉर्ड जमा कराया गया था। अब तक जो है 59 रेफरेंसेस का जो रिकॉर्ड है वो अदालत में जमा हो गया है। अब ये वो तमाम केसेस हैं जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट के बाद सारे केसेस जो है नैब अदालत से नैब को चले गए थे और जो मुतलका जो इदारे थे जैसे FIA है, एंटी करप्शन है, तो उनमें इन केसेस को समाप्त होनी थी। लेकिन अब दोबारा से जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो फैसला कालदम जो करार दिया था उसके बाद जो है ये तमाम केसेस जो है नैब अदालत में आना शुरू हुए हैं और इनमें बहुत सारे ऐसी केसेस हैं जो जिनमें ट्रायल हो रहा था और कुछ ऐसे केसेस थे जिनके फैसले होना थे और उस वक्त जो है पार्लियामेंट से कानून पास हुआ था तो ये सारे केसेस जो है वापस चले गए थे। अब जो है जज नंबर 1 जो एक अदालत में जज मोहम्मद बशीर बैठते हैं, 2 और 3 जो अदालत है उसमें जज नहीं है, अलबत्ता जो अमला है वो पहुंच चुका है। तमाम वो केसेस जो वापस आए हैं उनका जो रिकॉर्ड है तमाम को जो है एक जगह पे रखा गया है। उनकी जांच पड़ताल के लिए स्पेशल जो है टीमें लगाई गई हैं। नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं, डिप्टी प्रोसिक्यूटर और तमाम जो अमला है वो अभी सिर्फ इस लगा हुआ है, ये तहकीकात कर रहा है कि किसने कितनी करप्शन की, किसके डॉक्यूमेंट कहाँ पर है, तमाम तफसीलात जमा की जा रही हैं। पहला जो नोटिस हुआ है वो 4 तारीख का हुआ। आप देख लें कि जैसे रुबीना खालिद हैं उनका अच्छा एहतशाम, ये आप बता रहे हैं, अब देखते हैं अगले आने वाले दिनों में जहाँ से रुके थे वहीं से शुरू होंगे या तरीकाकार कोई और होगा। गैर शरई निकाह के हवाले से इमरान खान को पेश करने का हुक्म दिया गया है, तो क्या PTI के चेयरमैन को पिछले कुछ अदालतों में अहकाम थे लेकिन वो पेश नहीं किया गया बल्कि अदालतें वहीं से अहकाम हो गए, कुछ अदालतें भी जेल में लगाई गई। अब इसमें कहा गया कि पेश किया जाए तो क्या अब तरीकाकार होगा? ये केस भी अदालत में ही जेल में ही सुना जाएगा या फिर पेश करने के चांसेस हैं? जी, इसमें देखें कि जैसे गैर शरई निकाह केस में उसमें जो है चेयरमैन PTI को जो है अदालत की जानिब से तो नोटिस किया गया था कि उनको जो है अटक जेल को कि उनको पेश किया जाए। लेकिन इससे कबल जो है जैसे साइफर केस चल रहा है उसमें भी जो जज साहिबान है जैसे जज मोहम्मद जुल्करनैन, अबुल अफ्तार मोहम्मद जुल्करनैन है, वो जाते हैं खुद अटक जेल में जाके उस केस की समाअत करते हैं। अब जैसे कल की तारीख है तो कल वो खुद जाएंगे जेल। अब इस केस में भी जो है जो बाज़ाब्ता तौर पे अटक जेल की तरफ से जो खत का जवाब जो दिया गया था उसमें कहा गया था कि सिक्योरिटी रिस्क है, अगर चेयरमैन PTI को वहां से निकाला जाएगा तो सिक्योरिटी के खदशात हैं। उन खदशात के पेश नज़र जो है आज जो है वो अदालत में पेश नहीं हो सके और अदालत में जो है आज उन्होंने पेश होना था। इस हवाले से जो अटक जेल की जानिब से जो है वो जवाब जमा करा दिया गया था। तो अदालत ने जो है इस हवाले से देखते हुए 2 अक्टूबर को जो है चेयरमैन PTI को एक बार फिर अदालत में पेश करने का जो आज आर्डर जारी हुआ है। लेकिन मैं आपको वादे करता चलूँ, हालात जो नजर आ रहे हैं और जो जवाब अटक जेल की जानिब से आया है, मुझे नहीं लगता कि जो है चेयरमैन PTI को किसी भी अदालत में पेश किया जाएगा। उनके तमाम केसेस जो है वो जेल के अंदर ही सुने जाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आज ये भी है, क्योंकि चेयरमैन PTI इस वक्त अटक जेल में है, तो आज जो है जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है अमर फारूक, उन्होंने एक बड़ा ऑर्डर जारी किया है जिसके मुताबिक जो है चेयरमैन PTI को अडयाला शिफ्ट करने का ऑर्डर हुआ है। और अब देखते हैं उस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। अलबत्ता जो है अगर इसके बाद जो समाअत होगी तो वो नजर आ रहा है कि अडयाला जेल में होगी और अडयाला जेल में वो तमाम, क्योंकि वो साइफर के मामले में उनकी गिरफ्तारी है, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि उन्हें जो इस्लामाबाद के केस हैं फिर वो अडयाला जेल में मुंतकिल हो। अब देखते हैं इस पर किस तरह से अमल दरामद होता है। शुक्रिया एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ पहुँच। आगे बढ़ेंगे। अब बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, जिसके अभी तक वीज़े जो है वो जारी नहीं हो सके हैं। ताहाल और पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है इंडिया में। हमारे साथ नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब आपके वक्त का। सियासत निकल ही नहीं रही खेल के मैदान से भारत की, कि पहले पाकिस्तान के एशिया कप बर्बाद किया गया और अब पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है, वहाँ पहुँचना है, सब टीमों के वीज़े हो गए हैं, पाकिस्तान हमसाये में बैठा है, वीज़े तक जारी नहीं हो पा रहे। ये खेल से खिलवाड़ करने का BCCI का रवैया नहीं बदल सकता क्या? मुदस्सिर भाई, एक आम तास्कुर होते हैं ना, एक कहते हैं ये नौ दौलतिया है, खानदानी है, तो ये फर्क है इस वक्त BCCI का। क्योंकि जब 1986 और 1987 और 1996 का वर्ल्ड कप हुआ था, जो पाकिस्तान और इंडिया ने पहले रिलायंस के नाम से किया था, टेलीकॉम के नाम से किया था, जो 96 में तो श्रीलंका भी होस्ट था, उस वक्त किसी के पास भी पैसा नहीं था। और ये बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आरिफ अली खान अब्बासी का सबसे बड़ा जो है फैसला था, जो इंग्लैंड से वर्ल्ड कप लाए थे, वहां से पैसा इंडिया के पास आना शुरू हुआ।
तो इनकी हरकतें ना वो 9 दौलतिया वाली जो होती है ना, कुछ उस तरीके की नजर आ रही होती हैं। कोई ना कोई ओछे हथकंडे, अजीब सी, भाई आप ही चाहते हो पाकिस्तान है, आप ही वीजा इशू करने में ट्रबल कर रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2 दिन इमारात में रेस्ट करना था, आपने वो मौका भी उनका जाया किया। अब पाकिस्तान की फ्लाइट का शेड्यूल देखें आप, जो अब तक तय है, और उम्मीद यही की जा रही है कि आज मंडे तो आज रात तक या कल तक इनको वीजे मिल जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बुध को ट्रैवल करना है। पाकिस्तान टीम वाया दुबई, हैदराबाद, दक्कन जाएगी। देखिए, मैं सानिया शुएब की शादी कवर करने गया था मुदस्सिर भाई, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं सुबह की फ्लाइट से चला था, उसके बाद दुबई गया था, जो ये फ्लाइट लेके जा रहे हैं, फिर मेरी मुंबई थी और मुंबई से मेरी थी हैदराबाद दक्कन। और वो इतनी बड़ी फ्लाइट थी कि मैं, मेरे साथ मेरी को होस्ट थी और 2 कैमरामैन थे, और हम सब जो है वो मुंबई एयरपोर्ट पे सो गए थे। और हमारी आपको लगा कनाडा की फ्लाइट इतनी दूर में जाने, इतना लंबा ट्रैवल है। बता रहा हूँ ना, वो इतनी बड़ी फ्लाइट हो जाती है। अच्छा, अगले दिन नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे पाकिस्तान ने अपना पहला वार्म अप मैच खेलना है अगेंस्ट न्यूजीलैंड 29 को। तो आप यानी कि जिस वे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डील कर रहे हैं, एक तो हम पहले ही हाथ पैर छोड़ के बैठ गए जो एशिया कप में हमारी परफॉर्मेंस रही है, देन और मजीद मेंटली जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या तो ये इस तरह के हथकंडे टीम को एकदम उठा देते हैं या और ज्यादा डिमोरलाइज कर देते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि इंडिया की कंडीशन में अब तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। इन तमाम मुश्किलात के बाद जब वो पहुंचेंगे तो बेहतर परफॉर्म करेंगे, लेकिन बीसीसीआई बहादुर पैसे के दम पे जो चाहे वो कर सकता है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में। और अनफॉर्चुनेट है कि हम कहते हैं, हालांकि जितना पैसा इंडिया पाकिस्तान मैच से जनरेट होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, वो किसी और मैच से नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद शायद हमें जो हमारा दर्जा जो है वो बांग्लादेश से भी नीचे रखा जाता है और सारे बोर्ड जो है वो ऊपर होते हैं बिकॉज ऑफ वन क्रिकेट बोर्ड एंड दैट इज बीसीसीआई। तो इस वक्त टीम के हवाले से अगर हम बात करें तो टीम की सिलेक्शन भी हो गई और तमाम तर चीज़ें, अब वर्ल्ड कप की तैयारी है, तो अब तो कुछ नहीं होने का, जो हो गया सो हो गया। अब इसी टीम को सपोर्ट ही करें फिर नसीम भाई? मुदस्सिर भाई देखिए, सपोर्ट करने के अलावा तो चारा नहीं है आपके पास, लेकिन इसमें ना ये बाबर आजम के करियर का मेक और आज मैं आपको एक बात बताऊं, इस वजह से कि बाबर आजम ने उन्हीं लोगों को दोबारा कंटिन्यू किया या अपने साथ शामिल किया कि जिनके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि एक ग्रुप बन गया है टीम का जिसको वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस हो या ना हो वो टीम का हिस्सा होते हैं। बाबर आजम ने स्टैंड लिया, उनके साथ चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंजमामुल हक ने स्टैंड लिया। ये 2 आदमी है तो इस मेन जिम्मेदार है, क्योंकि ज़का अशरफ ने मैं चैनल सुन रहा था, उन्होंने ये बात कही थी, देखें हफीज ने इस्तीफा दे दिया था टेक्निकल कमेटी से, क्योंकि जो जायजाती कमेटी का इजलास हुआ था कि एशिया कप की पैथेटिक परफॉर्मेंस के रीजन क्या है, उसमें इंजमाम साहब ने भी आना था, इंजमाम नहीं आए थे, वहाँ हफीज थे, मिसबा थे, बाबर थे, ज़का अशरफ थे। और जब मीडिया से उस रात को बात की थी ज़का अशरफ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि हफीज और मिसबा ने आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट के हवाले से कई सारी सजेशन की जो काबिल अमल भी लग रही थी, लेकिन बाबर आजम नहीं चाहते थे, और इंजमामुल हक भी नहीं चाहते थे कि जो एक फाउंडेशन मिकी आर्थर चाहते थे। मिकी आर्थर का स्टेटमेंट इस सिलसिले में आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कंफर्ट जोन जो है वो बाबर शायद वो अपना जो बना चुके हैं इर्द गिर्द अपने ग्रुप प्लेयर का, वो उससे निकल नहीं रहे। अब देखना ही है कि जो है वो परफॉर्म कैसे करते हैं। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब आपके वक्त का। आखिर में एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में होने वाली असातिज़ा की जानिब से हड़ताल। राजा इमरान हमारे साथ मौजूद है। राजा को आज कोई इम्तहान भी था जो शायद मुलतवी हुआ है, मुतालिबात क्या हैं और मंजूर क्यों नहीं हो पा रहे? जी देखें, जावेद कराची में असातिज़ा का एहतजाज जो है जातिया और तदरीसी अमल का मुकम्मल तौर पर बाइकाट है। आज 10 दिन हो चुके हैं बाइकाट के हवाले से, और तदरीसी अमल नहीं है। जहाँ तक पेपर की बात है, पेपर को तो इसके आज फोरम के हवाले से मुख्तलिफ जगह पे जुलूस निकलते हैं, जिसकी वजह से असातिज़ा की जानब से ये ठीक है आज का पेपर मंजूर किया जाए। जहाँ तक मुतालबात की बात है, मुतालबात में असातिज़ा का यही कहना है कि उनके जो वाजबात हैं एक के हवाले से वो दिए गए और उसकी संस्थाओं को बजट 2023 में ऐलान। चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से जो है वो मुतालबात के मामलात होते हैं। यहाँ पर पढ़ा जरूर हर्ज हो रहा है। बहुत शुक्रिया राजा इमरान। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।